कल्पना करें कि एक ऐसा विशाल डिजिटल शहर बसाना है जहां लाखों ऑटोनॉमस गाड़ियां और स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स। और साथ ही क्लाउड सर्वर्स एक साथ बिना रुके बात कर रहे हो। बिल्कुल। और इस शहर में ना एक भी तार उलझना नहीं चाहिए। हाँ, और डेटा का एक भी पैकेट खोना नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी और जटिल व्यवस्था को असल दुनिया में उतारने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ एकदम सही तरीके से काम करेगा या नहीं। यही कारण है कि सिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। सही कहा। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी जादुई तकनीकी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। हम OMNT++ और उसकी NED फाइल्स के आर्किटेक्चर को गहराई से समझेंगे। मैं हमेशा से मानती हूँ कि तकनीकी विषयों के पीछे अक्सर एक बहुत ही शानदार कहानी छुपी होती है। ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर दौड़ते हुए कुछ कोड्स की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया के निर्माण के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कला है। और आज हमारा मिशन यही समझना है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क या मल्टी प्रोसेसर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जैसे बेहद जटिल नेटवर्क्स का सिमुलेशन आखिर कैसे काम करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में NED फाइल्स किस तरह एक मास्टर प्लान की भूमिका निभाती हैं। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। ये ब्लूप्रिंट वाली बात ना इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं है कि सिमुलेशन कैसे काम करता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम जटिल नेटवर्क्स को डिजिटल रूप में क्यों और कैसे मॉडल करते हैं। आज के समय में नेटवर्क्स बहुत ज्यादा जटिल हो चुके हैं। एकदम सही। फाइबर्स, राउटर्स, सर्वर्स और वायरलेस सिग्नल्स का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसे एक साथ समझना इंसानी दिमाग के लिए लगभग असंभव है। हाँ, OMNT++ एक ऐसा सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जहां हम इस पूरे जाल को एक डिजिटल रूप में खड़ा कर सकते हैं। मतलब ये हमें नए प्रोटोकॉल टेस्ट करने की आजादी देता है। बिल्कुल। हम नेटवर्क की क्षमता माप सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अगर भविष्य में ट्रैफिक 10 गुना बढ़ जाए तो क्या हमारा सिस्टम उसे संभाल पाएगा या क्रैश हो जाएगा। यही इसका असली फायदा है। इस पूरी व्यवस्था की नींव में जो तकनीक है ना, उसे डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन एनवायरनमेंट कहा जाता है। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी जरूर लगता है। मैं सोच रही थी कि अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो ये समय को लगातार बहती हुई नदी की तरह नहीं मापता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये घटनाओं यानी इवेंट्स की एक श्रृंखला के आधार पर आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए एक ऑटोनोमस कार एक स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल को अपना डेटा भेज रही है। ये पहला इवेंट हुआ। और अब वो सिग्नल उस डेटा को प्रोसेस करके क्लाउड सर्वर तक पहुंचाता है। जी। ये दूसरा इवेंट है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिमुलेशन टाइम और असल समय के बीच का अंतर है। हाँ, असल दुनिया में उस डेटा को कार से सर्वर तक पहुंचने में शायद कुछ मिलीसेकंड का समय लगे, लेकिन डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन में सिस्टम खाली समय को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। एकदम सही। वो सीधे पहले इवेंट से दूसरे इवेंट पे छलांग लगाता है। मतलब अगर बीच के समय में कुछ भी नहीं हो रहा है तो सिमुलेशन उस समय को प्रोसेस करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। और यही कारण है कि OMNT++ इतने बड़े और जटिल नेटवर्क्स को भी बहुत तेजी से सिमुलेट कर पाता है। ये एक ऐसी डिजिटल प्रयोगशाला है जहां घटनाओं का क्रम और उनके समय को बिल्कुल सटीकता से मापा जाता है। और यहीं पर नेट फाइल्स का सबसे अहम रोल शुरू होता है। नेट, जिसका पूरा नाम नेटवर्क डिस्क्रिप्शन है। हाँ, असल में ये इस पूरे OMNT++ एनवायरनमेंट का दिल है। अगर हम फिर से उसी शहर वाले उदाहरण पर लौटें तो एक आर्किटेक्ट जो ब्लूप्रिंट बनाता है, नेट फाइल बिल्कुल वैसी ही है। बिल्कुल। आर्किटेक्ट का नक्शा ये तय करता है कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, दरवाजे कहाँ से जुड़ेंगे, बिजली की वायरिंग कैसे जाएगी और पानी की पाइपलाइन कहाँ से गुजरेगी। ठीक उसी तरह NED फाइल ये तय करती है कि सिमुलेशन का पूरा ढांचा कैसे बनेगा और इसके अनगिनत छोटे बड़े हिस्से एक दूसरे से कैसे संवाद करेंगे। जब हम इस ब्लूप्रिंट के एकदम अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि NED फाइल्स मुख्य रूप से 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई हैं। इन्हीं 4 तत्वों से ये तय होता है कि कोई भी डिजिटल नेटवर्क कितना मजबूत होगा। इनमें से जो सबसे पहला और बुनियादी तत्व है वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम सिमुलेशन के निर्माण खंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स मान सकते हैं। हाँ, जैसे किसी विशाल इमारत को बनाने के लिए ईंटों और पिलर्स की जरूरत होती है, वैसे ही नेटवर्क बनाने के लिए मॉड्यूल्स की जरूरत होती है। ये मॉड्यूल किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक छोटा सा सेंसर या एक मोबाइल फोन या फिर एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर भी। बिल्कुल। इसके साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है कनेक्शन।
क्योंकि मॉड्यूल कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वे आपस में बात नहीं कर सकते तो उनका कोई फायदा नहीं। सही कहा। कनेक्शन वो रास्ते हैं जिनसे होकर डेटा पैकेट्स एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक का सफर तय करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ खाली पाइप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन कनेक्शंस में हम ये भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी केबल की बैंडविड्थ क्या होगी, या उसमें डेटा जाने में कितनी देरी यानी डिले लगेगा। हाँ। और तीसरा एलिमेंट जो इस पूरे संरचना को जीवंत बनाता है वो है पैरामीटर। पैरामीटर्स को हम उन डायनामिक कंट्रोल डायल्स की तरह देख सकते हैं जो पूरे सिस्टम के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली फीचर है। ये सिर्फ शुरुआत में सेट किए जाने वाले डायल नहीं है। मतलब ये वो वेरिएबल्स हैं जिन्हें बदलकर किसी भी मॉड्यूल के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें मुख्य कोड को दोबारा लिखने या रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हमें ये देखना है कि कोई सर्वर 1 सेकंड में 1000 पैकेट्स की जगह 10,000 पैकेट्स मिलने पर कैसा बर्ताव करेगा, तो हम सिर्फ एक पैरामीटर को बदलकर इस नए परिदृश्य का परीक्षण कर सकते हैं। ये शोधकर्ताओं और इंजीनियर्स को अनंत संभावनाएं देता है। और चौथा स्तंभ है गेट्स। इन्हें हम डिजिटल दरवाजों या पोर्ट्स की तरह समझ सकते हैं। गेट्स वो इंटरफेस हैं जहां से कोई भी मॉड्यूल अपना मैसेज बाहर भेजता है या बाहरी दुनिया से मैसेज प्राप्त करता है। बिना गेट्स के कोई भी मॉड्यूल एक बंद बक्से की तरह होगा जिसका नेटवर्क के बाकी हिस्सों से कोई संपर्क नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सारा डेटा इन्हीं गेट से होकर गुजरना है तो क्या बहुत बड़े नेटवर्क में ये गेट्स रुकावट नहीं बन जाएंगे? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। भौतिक दुनिया में एक पोर्ट की अपनी सीमाएं होती हैं। हाँ, किसी भी असली पोर्ट की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। लेकिन OMNet++ के सिमुलेशन में गेट्स मुख्य रूप से लॉजिकल इंटरफेस होते हैं। वे डेटा को ब्लॉक नहीं करते। तो वो सिर्फ ये तय करते हैं कि कौन सा मैसेज किस रास्ते पर जाएगा। हाँ, बॉटलनेक तब बनता है जब हम जानबूझकर उस गेट या कनेक्शन के पैरामीटर्स में कोई भौतिक सीमा सेट करते हैं। मतलब सिमुलेशन इंजन के स्तर पर गेट सिर्फ मेमोरी में राउटिंग का काम करते हैं जो बेहद तेज होता है। एकदम सही। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। अब जब हम इन चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं तो हमें इनके आर्किटेक्चर के पदानुक्रम की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, सिस्टम में एक टॉप लेवल मॉड्यूल होता है जो पूरे के पूरे नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अंदर दो बहुत ही खास तरह के मॉड्यूल आते हैं, सिंपल मॉड्यूल और कंपाउंड मॉड्यूल। इस संरचना को ना रूसी मैत्रियोशका डॉल की तरह देखा जा सकता है। मैं भी यही सोच रही थी, जहां एक बड़ी लकड़ी की गुड़िया के अंदर एक छोटी गुड़िया होती है और उसके अंदर एक और छोटी गुड़िया। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक सबसे छोटी और न तोड़ी जा सकने वाली गुड़िया बाहर नहीं आ जाती। इस उदाहरण में जो सबसे छोटी गुड़िया है वो सिंपल मॉड्यूल है। सिंपल मॉड्यूल सबसे छोटी एटॉमिक इकाइयां हैं। एटॉमिक का मतलब है कि इनके अंदर कोई और मॉड्यूल नहीं होता। सिमुलेशन का सारा असली काम और सारी गणितीय गणनाएं इन्हीं के अंदर होती हैं। और जहां तक मुझे पता है ये सिंपल मॉड्यूल आमतौर पर C++ प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। बिल्कुल। मतलब सिस्टम का जो असली दिमाग है, जो मैसेज को पढ़ता है, प्रोसेस करता है और मुख्य एल्गोरिदम को रन करता है, वो सिंपल मॉड्यूल है। सही कहा। अगर सिंपल मॉड्यूल दिमाग है तो फिर ये कंपाउंड मॉड्यूल क्या करते हैं? ये कंटेनर या डब्बे की तरह काम करते हैं। ये सिंपल मॉड्यूल्स को एक साथ बांध कर रखते हैं और यहाँ तक कि अन्य छोटे कंपाउंड मॉड्यूल्स को भी अपने अंदर रख सकते हैं। हाँ, इसी से पूरे नेटवर्क का एक विशाल ढांचा खड़ा होता है। लेकिन अगर कंपाउंड मॉड्यूल खुद कोई लॉजिक प्रोसेस नहीं करता और वो सिर्फ एक कंटेनर है, तो क्या वो मेमोरी बर्बाद नहीं कर रहा है? सतह से देखने पर ऐसा लग सकता है कि अगर एक शहर में लाखों घर हैं और सारे घर सीधे तौर पर एक ही मुख्य कार्यालय से जुड़े हों, तो पूरा सिस्टम कुछ ही सेकंड में क्रैश हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत तार्किक है। कंपाउंड मॉड्यूल उस शहर के अलग-अलग मोहल्लों और जोन की तरह हैं। हाँ, वे सिस्टम को एक तार्किक संरचना देते हैं। जब एक डेवलपर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा होता है तो वो हर एक छोटे सेंसर के कोड को एक साथ नहीं देख सकता। और यहीं पर कंपाउंड मॉड्यूल इस जटिलता को छिपा देते हैं। वे इनकैप्सुलेशन का काम करते हैं। मतलब सिमुलेशन इंजन के लिए ये आर्किटेक्चर मेमोरी को बर्बाद नहीं करता बल्कि इवेंट्स की राउटिंग को और तेज बना देता है। वाकई ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो अब ये सवाल सामने आता है कि एक खाली स्क्रीन से लेकर एक पूरी तरह से काम करने वाले डिजिटल नेटवर्क तक का सफर कैसे तय होता है? इसके वर्कफ्लो के 3 मुख्य कदम हैं। पहला कदम है NED फाइल में मॉड्यूल को परिभाषित करना। मतलब सबसे पहले ब्लूप्रिंट में ये घोषणा की जाती है कि इस मॉड्यूल का नाम क्या होगा, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे
और इसके गेट्स की संख्या कितनी होगी? ये सिर्फ ढांचे की रूपरेखा है। इसके बाद दूसरा कदम आता है जो सबसे अधिक तकनीकी है। C++ में उसका लॉजिक लिखना। हाँ, सिर्फ ढांचा बना देने से काम नहीं चलता, उस ढांचे के अंदर जान डालनी पड़ती है। जब किसी गेट से कोई मैसेज अंदर आएगा तो वो सिंपल मॉड्यूल उस पे क्या प्रतिक्रिया देगा? अगर उसे कोई डेटा पैकेट मिलता है तो क्या वो उसे स्टोर करेगा या उसे बदल देगा? या फिर उसे तुरंत किसी दूसरे मॉड्यूल को भेज देगा? ये सारा व्यवहार C++ में लिखा जाता है। और अंत में तीसरा कदम है इन सबको एक साथ असेंबल करना। NED भाषा का इस्तेमाल करके छोटे छोटे सिंपल मॉड्यूल्स को मिलाकर एक कंपाउंड मॉड्यूल बनाया जाता है। और फिर कई कंपाउंड मॉड्यूल्स को जोड़कर पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार किया जाता है। अलग अलग टुकड़ों को सही जगह पर रखकर एक पूरी तरह से काम करने वाली मशीन तैयार हो जाती है। लेकिन ये मशीन जब चालू होती है तो इसके पुर्जे आपस में बात कैसे करते हैं? यहाँ इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। एकदम सही। इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन ही वो तंत्र है जो इस पूरे सिमुलेशन को जिंदा करता है। इस पूरी व्यवस्था में कोई भी मॉड्यूल बिना किसी कारण के लगातार काम नहीं करता रहता। हर मॉड्यूल एक गहरी नींद में होता है और वो किसी घटना या इवेंट का इंतजार करता है। इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। मान लीजिए कि एक सिंपल मॉड्यूल ने C++ के लॉजिक के आधार पर एक पैकेट तैयार किया और उसे अपने गेट से बाहर भेज दिया। ये पैकेट एक कनेक्शन के जरिए यात्रा करता है और दूसरे मॉड्यूल के गेट पर पहुंचता है। और पैकेट का पहुंचना ही वो पहला इवेंट है। जैसे ही वो पैकेट पहुंचता है, OMNET++ का मुख्य सिमुलेशन इंजन उस दूसरे मॉड्यूल को जगाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक मैसेज है। वो मॉड्यूल तुरंत अपने C++ कोड को एक्टिवेट करता है, उस मैसेज को पढ़ता है और जरूरी गणनाएं करता है। और फिर से सो जाता है या जवाब में एक नया मैसेज आगे भेज देता है। यही वो प्रक्रिया है जो असल दुनिया के डायनामिक और हमेशा बदलते रहने वाले नेटवर्क्स की बिल्कुल सटीक नकल उतार पाती है। एक विशाल नेटवर्क में हर सेकंड ऐसे लाखों इवेंट्स कतार में लगे होते हैं और सिमुलेशन इंजन उन्हें समय के एकदम सटीक क्रम में प्रोसेस करता रहता है। ये सब तकनीकी रूप से बहुत ही प्रभावशाली लगता है। इस पूरे आर्किटेक्चर के जो फायदे हैं वो इसे इंडस्ट्री और रिसर्च दोनों में इतना लोकप्रिय बनाते हैं। सबसे पहला फायदा है इसका लचीलापन। इसका मॉड्यूलर नेचर ऐसा है कि अगर हमें किसी एक राउटर या सर्वर के काम करने का तरीका बदलना है तो हमें पूरे नेटवर्क के कोड को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उस विशिष्ट मॉड्यूल के C++ कोड में बदलाव कर सकते हैं और बाकी का पूरा सिस्टम वैसा का वैसा काम करता रहेगा। इसके अलावा पुनः उपयोग या रीयूजेबिलिटी इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। एक बार किसी ने एक बेहतरीन बग फ्री मॉड्यूल बना लिया तो उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए वायरलेस सिग्नल को प्रोसेस करने का एक मॉड्यूल है तो भविष्य के किसी भी नए सिमुलेशन में उसे सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। बार बार पहिए का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। इससे विकास का बहुत सारा समय बचता है और डेवलपर्स के बीच एक पूरी लाइब्रेरी तैयार हो जाती है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। विस्तार क्षमता या स्केलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा बिंदु है उसी नेस्टेड आर्किटेक्चर के कारण। एक छोटे से लोकल नेटवर्क से लेकर एक पूरे देश के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तक का सिमुलेशन बनाया जा सकता है। और अंत में NED फाइल्स की स्पष्टता इस पूरे नेटवर्क आर्किटेक्चर को बहुत ही आसान बना देती है, जिसे पढ़ना और समझना किसी इंसान के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है। लेकिन हर तकनीकी चमत्कार की तरह ये सफर इतना आसान भी नहीं है। जब कोई इस सिस्टम को पहली बार सीखता है तो कई चुनौतियां आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसका लर्निंग कर्व है। इस टूल का पूरा फायदा उठाने के लिए सिर्फ नेटवर्क की समझ होना काफी नहीं है। एक तरफ NED की अपनी एक अलग भाषा है जो ढांचे को परिभाषित करती है, और दूसरी तरफ C++ है जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट की गहरी समझ चाहिए होती है। शुरुआती लोगों के लिए इन दोनों दुनियाओं के बीच तालमेल बिठाना बहुत जटिल लग सकता है। और जब सिस्टम बहुत बड़ा और नेस्टेड हो जाए तो इसमें गलतियां या बग्स ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, अगर लाखों इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं और कहीं कोई एक छोटा सा डेटा पैकेट गलत गेट से बाहर चला जाए तो उसे खोजना एक बहुत बड़े भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जब सिस्टम इतना विशाल हो तो पारंपरिक तरीके से कोड को पढ़ना और बग्स ढूंढना लगभग असंभव है। इसके लिए सिमुलेशन एनवायरनमेंट में ग्राफिकल टूल्स होते हैं जो ये विजुअलाइज करने में मदद करते हैं कि कौन सा पैकेट किस समय किस मॉड्यूल से निकला। फिर भी बहुत ही व्यवस्थित टेस्टिंग रणनीतियों के बिना इतने बड़े सिस्टम को डीबग नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़े सिमुलेशन को सुचारू और तेजी से चलाने के लिए
पैरामीटर्स की फाइन ट्यूनिंग आवश्यक है। अगर मॉड्यूल्स के बीच का संवाद बहुत ज्यादा और अनावश्यक रूप से जटिल हो जाए तो सिमुलेशन को पूरा होने में हफ्तों का समय लग सकता है। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ये समझना जरूरी है कि NED फाइल्स और OMNet++ का ये आर्किटेक्चर सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर कोड्स तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिशाली फ्रेमवर्क है जिससे असल दुनिया के अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन पर उतारने से पहले टेस्ट किया जाता है। आज के इस तेज तरार और जटिल नेटवर्क डिजाइन के पीछे कितना व्यवस्थित और गहरा विज्ञान काम कर रहा है, ये जानना वाकई रोमांचक है। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उससे समझा जाए और असल दुनिया की बड़ी समस्याओं को सुलझाने में लागू किया जाए। ताओं को छोटे-छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ने की अद्भुत शक्ति देती है। अलग अलग मॉड्यूल्स और उनके पदानुक्रम को समझने से ये स्पष्ट होता है कि भविष्य के नेटवर्क्स को अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। और अब हमेशा की तरह एक ऐसा विचार जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है, कुछ ऐसा जो आज की इस चर्चा से ही जन्म लेता है। ये पूरी सिमुलेशन प्रणाली C++ के लॉजिक और NED फाइल्स के नेस्टेड आर्किटेक्चर पर आधारित है, जहां हर घटना एक इवेंट ड्रिवन मैसेजिंग का हिस्सा है। एक मॉड्यूल कुछ करता है और दूसरा उस पर प्रतिक्रिया देता है। अगर हम इसे एक बहुत ही बड़े कैनवस पर देखें, अगर डिजिटल दुनिया के इतने विशाल और जटिल नेटवर्क सिर्फ एक कंपाउंड मॉड्यूल के अंदर कई सारे सिंपल मॉड्यूल रखकर बनाए जा सकते हैं, तो क्या हमारी अपनी असल दुनिया, हमारे समाज और हमारी संचार प्रणालियां भी एक बहुत बड़े कंपाउंड मॉड्यूल की तरह व्यवहार नहीं कर रही हैं? जहां अनगिनत सिंपल मॉड्यूल लगातार एक दूसरे के मैसेज, भावनाओं और घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? और अगर सच में ऐसा है, तो उस सबसे बड़े टॉप लेवल सिस्टम के पैरामीटर्स को कौन सेट कर रहा है? क्या वो कोई प्राकृतिक नियम है या कुछ और? इस गहरे और उकसाने वाले विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नई चीजें सीखते रहें और दुनिया को नए नजरिए से देखते रहें।